हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो अभी इस कम्युनिकेशन में नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम प्रोसेस की अबाउट 5 to 6 वीडियोस रहेंगी टोटल, ठीक है। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो गेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम गेट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, गेट IES, ठीक है। तो पॉइंट है कि अगर आपने पूरे 5 से 6 लेक्चर पूरे पढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, गारंटीड है। तो आपको मज़ा आएगा बिल्कुल। बट पॉइंट क्या है कि आपने सारी जो वीडियोज़ है वो सीक्वेंस वाइज देखनी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से थर्ड वीडियो देख ले, तो हो सकता है जो मैंने 2 वीडियोज़ के अंदर पहले डिस्कस किया वो आपको समझ ना आए। तो पॉइंट ये रखना कि कॉन्टिन्यूटी से पढ़ना, फर्स्ट वीडियो सेकंड ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। गेट का प्रीवियस ईयर सारा सोल्व कर लेंगे ऑलमोस्ट, और उसके बाद हम करेंगे लाइव क्लास जिसमें और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रैंडम प्रोसेस से। तो जैसे कि आप देख रहे हो रैंडम प्रोसेस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रैंडम प्रोसेस क्या होती है। तो रैंडम प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो सकती है, कोई भी प्रोसेस, कुछ भी आप काम कर रहे हो वो रैंडम प्रोसेस है जिसका आपको रिजल्ट का आइडिया नहीं है। सपोज जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो मैं किसी सिटी का, चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं डे 1, मान लो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हमने 3 दिन क्या किया, एक सेंसर लगा के रखा। जो सेंसर क्या कर रहा है, 11 बजे से लेके 4 बजे तक, ये देखो 11 AM, 12, 1, ठीक है, दोपहर के 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे। तो 11 से लेके 4 बजे तक का जो टेम्परेचर का चेंज है ना, वो रिकॉर्ड कर रहा है सेंसर, ठीक है। कोई हमने कोई सेंसर लगा रखा है। तो आप देख रहे हो डे 1 का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से है, डे 2 का वेरिएशन कुछ इस तरीके से है, और डे 3 का वेरिएशन कुछ इस तरीके से है। तो पॉइंट ये कि जो टेम्परेचर का मेजरमेंट आपको नहीं पता ना, हो सकता है डे 2 को बारिश हो जाए एकदम से, टेम्परेचर बहुत डाउन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ चेंजेस, मतलब जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, तो उसको हम रैंडम प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ अ सिटी, ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, रैंडम प्रोसेस का, जिसके आपको नॉलेज नहीं है कि क्या वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। जैसे सेम अगर आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करोगे, तो जैसे एक रजिस्टर है, नॉर्मल रजिस्टर होता है, आपको पता है कि जब हम उसको किसी सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं तो वो हीट जनरेट करता है, और वो एक पावर भी जनरेट करता है, नॉइज़ इसको बोलते हैं, ठीक है। नॉइज़ पावर जनरेट करता है वो, तो वो भी रैंडम होती है, तो उसकी कैलकुलेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे, कोई ग्राफ प्लॉट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी क्या रहेगा, रैंडम रहेगा, रैंडम प्रोसेस रहेगी। अभी पॉइंट ये है कि रैंडम प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो सकती है सिंपल, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जिसका आपको आइडिया नहीं है कुछ, तो वो रैंडम प्रोसेस होगी। अभी हम बात करेंगे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो रैंडम प्रोसेस के अंदर, रैंडम प्रोसेस, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज एक्स ऑफ टी, इस पूरी प्रोसेस को नाम दे दिया मैंने एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये एक्स ऑफ टी के, ये भी एक्स ऑफ टी है, ये भी एक्स ऑफ टी है, ये भी एक्स ऑफ टी है, लेकिन ये एक्स ऑफ टी डे 1 को है, ठीक है, मंडे सपोज, ये एक्स ऑफ टी डे 2 को है, और ये एक्स ऑफ टी डे 3 को है, और ऐसे टाइम के साथ वेरिएशन। तो पॉइंट क्या है, रैंडम प्रोसेस को सपोज आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया, मतलब आपने 12 बजे फिक्स कर दिया। तो 12 बजे आपने देखा, यहाँ पे इसको मेजर किया, ये पॉइंट आ गया आपके पास 12 बजे, यहाँ पे चले गए आपके पास 12 बजे ये डाटा था, और 12 बजे यहाँ पे ये डाटा था। तो आप देख रहे हो 12 बजे की अगर मैं बात कर रहा हूँ, डे 3 वाले दिन इसकी वैल्यू कोई 32 के आसपास आ रही है, 32 डिग्री, 31, 32। यहाँ पे अगर देखो तो 33, 34 के आसपास है, और यहाँ पे वही 30 से नीचे है इस बार। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने किसी रैंडम प्रोसेस के अंदर अगर टाइम को फिक्स कर दिया ना, इस टाइम को फिक्स कर दिया, तो रैंडम प्रोसेस रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर किसी रैंडम प्रोसेस एक्सटी के अंदर अगर मैं टाइम को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, टाइम को फिक्स कर दूंगा, तो ये रैंडम प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रैंडम वेरिएबल के अंदर। और रैंडम वेरिएबल हम अच्छे से 7-8 वीडियोस पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो स्टोरी कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा चेंज आएगा बस, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा। अब ये समझ लो कि आपने क्या किया, 12 बजे टाइम को फिक्स कर दिया, तो ये जो वैल्यूज़ बन गई ना, ये जो पॉइंट्स बन गए, ये रैंडम वेरिएबल, मतलब अगर मैं एक्स ऑफ टी को लिखूंगा, सपोज यहाँ पे इसको 12 बजे को मैं T1 ले लेता हूँ, T1, तो मैं एक्स ऑफ टी को लिखूंगा एक्स ऑफ T1, समझ रहे हो, एक्स ऑफ T1। तो ये एक्स ऑफ T1 क्या बनेगा, रैंडम वेरिएबल। रैंडम प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रैंडम वेरिएबल के अंदर। तो रैंडम वेरिएबल ये वैल्यू ले सकता है, ये वैल्यू ले सकता है, और ये वैल्यू, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बन जाएंगी। रैंडम प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो गया, रैंडम वेरिएबल के अंदर। अब सुनो, अब जो हमारे मतलब की चीज़ है वो क्या है कि अगर आपको कोई, ये सपोज कोई सिग्नल है, नॉर्मल सिग्नल है, तो क्या आप इस सिग्नल का मीन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें मीन निकालना आता है।
ठीक है। सिग्नल का मीन क्या करते हैं, किसी सिग्नल का सपोज आपको मीन निकालना है, मीन मतलब सपोज आपको कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और उसका मीन निकालना, तो मैं लिखूंगा ई ऑफ एक्स ऑफ टी। कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका मीन निकालना है। तो याद है हमने सिग्नल सिस्टम में मीन कैसे निकाला था, इसका मीन निकाला था लिमिट टी अप्रोच टू इन्फानाइट 1/t एक्सपोनेंशियल माइनस t/2 से t/2 एक्स ऑफ टी इंटू डी टी। याद है आपको, हमने ऐसे मीन निकाला था। किसी भी सिग्नल का आपको मीन निकालना होता है -t/2 से t/2 तक उसको इंटीग्रेट कर दो, 1/t कर दो, t की लिमिट कहाँ अप्रोच करा दो, इन्फिनिटी पे, अगर वो पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। अगर वो पीरियोडिक सिग्नल है तो आपको t = इन्फाइनाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/t ये हम पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। मीन हमें पता है क्या होता है। अब पॉइंट ये है, तो अगर किसी भी सिग्नल का अगर आप मीन, अब देखो अब, और हम ये भी पढ़ चुके हैं रैंडम वेरिएबल का मीन। तो अगर ये तो था नॉर्मल सिग्नल, अगर रैंडम वेरिएबल होता तो आपको पता है ई ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया था हमने, ई ऑफ एक्स को हमने डिफाइन किया था -∞ से इन्फानाइट एक्स, उसके बाद होता था यहाँ पे इसका पीडीएफ होता था, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर देते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। बस इन दोनों की झोलमोल है इसके अंदर ना, मतलब टाइम डोमेन, टाइम सिग्नल की और पीडीएफ की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, अगर मैं ओवरऑल रैंडम प्रोसेस को बाहर से देखूँ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों के बीच में खेलेगा वो, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको ये समझ में आया कि अगर आप टाइम को फिक्स कर दोगे तो रैंडम प्रोसेस एक रैंडम वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डन। अब देखो ये जो पॉइंट्स, ये देखो, अगर मान लो मैंने टाइम दूसरा ले लिया xt2 ले लिया, मान लो xt2 मान लो 2 बजे, तो एक पॉइंट ये आया, ठीक है, इसको ब्लैक से लिखेंगे, एक पॉइंट आपके पास ये आया, दूसरा पॉइंट आपके पास ये आया, और तीसरा पॉइंट आपके पास ये आया। तो ये किसकी वैल्यूज बन जाएंगी आपके पास, ये वाली, ये बन जाएंगी एक्स ऑफ t2 मतलब 2 PM वाली, ठीक है। तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल आएगा, ये भी एक रैंडम वेरिएबल आएगा। अब आपको अच्छा, एक चीज़ होती है मीन, एक वर्ड होता है मीन। अब अगर मान लो मैंने इन तीनों का ये कोई रैंडम वेरिएबल था, इसका मैंने मीन निकाला, इस मीन को बोलते हैं इंसेम्बल मीन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अगर किसी रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ t1 का अगर मैं इसका मीन निकालूंगा, उसको बोलते हैं इंसेम्बल मीन। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, अपने ध्यान से समझनी है, ठीक है। इंसेम्बल मीन, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है वैसे, और मेरे हिसाब से सही है। इंसेम्बल मीन, अगर आपने इसका और इसका निकालेंगे उसको भी इंसेम्बल मीन बोलेंगे। कोई नया थर्ड टाइम पे फिक्स कर दोगे उसको भी इंसेम्बल मीन बोलेंगे। तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, एक वर्ड यूज़ करेगा वो इंसेम्बल मीन। तो रैंडम डिफरेंट रैंडम वेरिएबल का जो मीन होता है ना, जो मीन वैल्यू होती है एक्सपेक्टेशन, उसको बोलते हैं हम इंसेम्बल मीन। एक होता है इंसेम्बल मीन, एक होता है टाइम एवरेज। टाइम एवरेज मतलब ये टाइम एवरेज है। अगर आप इसको देखो ना 1/t, इसको बोलते हैं टाइम एवरेज और इसको बोलते हैं इंसेम्बल मीन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में, इसको बोल लेंगे इंसेम्बल मीन, इसको बोल देंगे इंसेम्बल मीन। कभी भी आपको इंसेम्बल मीन निकालने के लिए बोले तो ऐसे निकाल लेंगे। और इसको बोलते हैं टाइम एवरेज, ठीक है, टाइम एवरेज या फिर टाइम मीन, जो भी आप बोलना चाहते हो। वैसे टाइम एवरेज ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं टाइम एवरेज और इसको बोलते हैं इंसेम्बल मीन। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का मीनिंग पता चला कि इंसेम्बल मीन अगर मैं वर्ड यूज़ करूँगा तो उसका क्या मीनिंग है, और जब मैं टाइम एवरेज वर्ड का यूज़ करूँगा तो उसका क्या मीनिंग है। अब रैंडम प्रोसेस के अंदर ये इसकी स्टोरी थी रैंडम प्रोसेस की। अभी हम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स के अंदर घुसेंगे, क्योंकि एट द एंड सारा गेम किसका है, मैथमेटिक्स का है। अब एक चीज़ देखो आपके पास कि मान लो एक रैंडम वेरिएबल ये और एक रैंडम वेरिएबल ये, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन, सपोज आपने इसको नाम दिया xt1 और इसको नाम दे दिया xt2, या फिर सिंपल पता है कैसे लिखते हैं इसको, सिंपली हम इसको लिख लेंगे x1 और इसको लिख लेंगे x2, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखने की बजाय एक रैंडम वेरिएबल x1 है और एक रैंडम वेरिएबल x2 है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ, हम गेट में क्या करते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है ऑटो कोरिलेशन, जो हमारे मतलब का है। तो आपको एक मैंने जब रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था तो आपको याद है मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था आपको, EXY, यहाँ पे वैसे n पावर थी, m पावर थी, जो पावर 1 थी इसको हमने नाम दिया था कुछ, इसको बोला था कोरिलेशन, अगर आपको याद हो। इसको हमने क्या नाम दिया था, कोरिलेशन। अब यार अगर x और y थे तब कोरिलेशन नाम दिया था। अगर मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोसेस है, उसको एक टाइम t1 पे और एक टाइम t2 के ऊपर अगर मैं इन दोनों का अगर ये क्वांटिटी फाइंड आउट करूँगा, उसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, EX1 X2, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ऑटो कोरिलेशन,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन समझ रहे हो ना, सिग्नल सेम है ना, क्योंकि देखो ये प्रोसेस सेम है, बस उसके आपने दो रैंडम वेरिएबल अलग अलग लिख दिए, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ऑटो कोरिलेशन। और ऑटो कोरिलेशन को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, आर एक्स एक्स मतलब कि आपके पास आर एक्स एक्स मतलब बताओ कि मतलब आपके पास एक ही प्रोसेस है, ऑटो कोरिलेशन मतलब सिंगल प्रोसेस की बात कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे T1, T2, T1, T2, क्योंकि ये T1 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये T2 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पॉइंट ये है कि क्या मैं यहाँ से आर एक्स एक्स T1 T2 की वैल्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जितनी भी गेम है वो ऑटो कोरिलेशन और मीन से रिलेटेड चलेगी सारी गेम। तो मैं यहाँ से एक वर्ड लिख रहा हूँ ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूँ ऑटो कोरिलेशन को, तो बताओ अगर आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है तो बताओ ऑटो कोरिलेशन क्या आएगा, ऑटो कोरिलेशन क्या बन जाएगा यहाँ से। तो देखना यहाँ से ऑटो कोरिलेशन ई, अगर आपको याद हो ई x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके मीन कैसे निकाला था हमने, अगर आपको ये कोरिलेशन का फॉर्मूला याद हो तो वहाँ से हमने निकाला था ई x1 x2, अगर आपको याद हो तो हमने इसको फाइंड आउट किया था ऐसे, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ठीक है, x1 x2 f ऑफ x1, x2 दो यहाँ पे f ऑफ ये ज्वाइंट पीडीएफ आएगा इस बार, ज्वाइंट पीडीएफ। यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी x1, x2, ठीक है, dx1 dx2। आपको याद है इस पैरामीटर को हमने कैसे डिफाइन किया था, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे उनका ज्वाइंट पीडीएफ था, ये क्या था, ज्वाइंट पीडीएफ, ये था आपके पास ज्वाइंट पीडीएफ, ठीक है, ये ज्वाइंट पीडीएफ था, और ये dx1 dx2, ये सारी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं रैंडम वेरिएबल के अंदर। अच्छा एक मेथड तो ये है, दूसरा अगर मेथड देखूं, ये तो रैंडम वेरिएबल के हिसाब से हो गया। अगर मान लो हमें ये x1 x2 रैंडम वेरिएबल की बजाय अगर प्रोसेस गिवन होती ये अगर प्रोसेस की फॉर्म में, मतलब टाइम की फॉर्म में अगर मैं लिखता, ये कौन सा मीन होता है, ये इंसेंबल मीन होता है। जब भी पीडीएफ वर्ड आ गया ना इंसेंबल, अगर आप टाइम एवरेज निकालते तो क्या लिखते हैं, ई x1 और x2 को, बताओ इसको मैं लिखता लिमिट t अप्रोच टू इन्फानाइट 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से t/2, यहाँ पे लिखता मैं x1t और यहाँ पे लिखता मैं x2t इंटू dt, ऐसे लिख देता। तो यार ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं आपके पास, ये दोनों के दो फॉर्मूले हैं आर एक्स एक्स T1, T2 के, T1, T2 के, ठीक है। तो आप देख रहे हो, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है, तो एक ही बात होती है। अब पॉइंट ये जो आपने T1 पॉइंट लिया, ठीक है, T1 एक पॉइंट है और T2 एक पॉइंट है, तो T1 और T2 के बीच का जो गैप होता है ना, हम इसको टाउ लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, टाउ। आपने देखा जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस बनाई थी, यहाँ पे मैंने टाइम T1 लिया था और यहाँ पे टाइम T2 लिया था, दो अलग अलग टाइम पे एनालिसिस किया था ना, इन दोनों के जो बीच का गैप होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी आगे यूज़ करेंगे इसको। तो एक आपके पास टाइम T1 है, एक आपके पास टाइम क्या है, T2 है, और T2 माइनस T1 क्या है, टाउ। अब बात ये आपको सारी ये मैथमेटिक्स समझ में आया कि जब मैं ये निकालूंगा, जब मैं आपके पास क्या सोल्व करूंगा, ये ऑटो कोरिलेशन, दिस इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। जब मैं ऑटो कोरिलेशन यूज़ करूंगा, सोल्व करूंगा, तो या तो मैं ऐसे सोल्व करूंगा अगर पीडीएफ नहीं दे रखा, अगर पीडीएफ दे रखा तो हम ऐसे सोल्व करेंगे, एक चीज़। दूसरा आपको मीन कैसे निकालना है, पीडीएफ दे रखा तो ऐसे मीन निकाल लेंगे, इंसेंबल टाइप का मीन निकाल लेंगे, और अगर पीडीएफ नहीं दे रखा तो टाइम एवरेज मीन निकाल लेंगे। ये सारा काम करना है। अब ये तो था मैथमेटिक्स जो जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक मैथमेटिक्स। अभी जब आप रैंडम प्रोसेस का नाम सुनते हो ना, अब मेन स्टोरी स्टार्ट हुई है। जब भी आप रैंडम वेरिएबल का, रैंडम प्रोसेस का नाम सुनते हो तो आपके पास उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा स्टेशनरी, वाइड सेंस स्टेशनरी, स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी, एर्गोडिक प्रोसेस, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे। तो अभी समझते हैं कि इनका मीनिंग है और कैसे वन बाय वन उनको फिर उनका मीनिंग किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो रैंडम प्रोसेस जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेगा। क्या टर्मिनोलॉजी रहेगी, कई बार स्टेशनरी लिखेगा, कई बार WSS, मतलब इसको बोलते हैं वाइड सेंस स्टेशनरी। क्या बोलते हैं, वाइड सेंस स्टेशनरी, ठीक है, वाइड सेंस स्टेशनरी ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है, वाइड सेंस स्टेशनरी। और इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी, अब पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, और एक होता है इर्गोडिक। सबका क्या मीनिंग है समझते हैं। किसी भी रैंडम प्रोसेस को आप स्टेशनरी तब बोल सकते हो, इनकी कंडीशंस होती हैं। किसी भी रैंडम प्रोसेस को आप स्टेशनरी तब बोल सकते हो अगर उसके अंदर जो इंसैम्बल मीन आ रहे हैं ना, इंसैम्बल मीन समझ गए ना आप, x1 का x2 का जितने भी रैंडम वेरिएबल लेके उनका मीन निकालोगे, चाहे आप ex1 निकालो, चाहे आप ex2 निकालो, ठीक है, और चाहे आप जितने भी निकालो, वो सारे के सारे क्या आने चाहिए, कांस्टेंट आने चाहिए, सेम आने चाहिए, सारे के सारे कांस्टेंट। अगर वो सारे के सारे इंसैम्बल मीन सेम आ रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़, अगर आप निकाल रहे हो आर एक्स एक्स T1 कॉमा T2 और इसकी जो वैल्यू है ना, जब आपने आर एक्स T1 T2 निकाला और इसकी जो वैल्यू है वो कुछ आंसर आएगा, सिंपल, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आएगा ना आपके पास, जो आंसर आएगा उसके अंदर, उस आंसर के अंदर, ठीक है, उस आंसर के अंदर, ठीक है, तो जो आपके पास जो आंसर आएगा उसके अंदर आपके पास जितनी भी T1 T2 की टर्म्स आएंगे ना, T1 T2 की, वो हमेशा गैप में आनी चाहिए, T2 माइनस T1 या फिर T1 माइनस T2। और मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको टाउ लिखते हैं, ठीक है। चाहे आप T2 माइनस T1 करो उसको भी टाउ लिखते हैं, और T1 माइनस T2 कर दो उसको भी टाउ, कोई फर्क नहीं है। वैसे तो माइनस टाउ बनेगा नो डाउट, बट कोई नंबर दे देंगे ना, एक टाउ अगर ये 5 है तो दूसरा -5 है तो कोई नंबर, ठीक है तो डिफरेंस। तो पॉइंट ये है, जब भी आप कोई प्रोसेस देगा, पूछेगा प्रूव करो स्टेशनरी, तो आपने काम करना है, उसके इंसैम्बल मीन निकालने, सारे सभी के सभी कांस्टेंट आने चाहिए, जीरो आने चाहिए, एक ही बात है, कांस्टेंट होता है। दूसरा, जब आप उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालोगे, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो उसका कुछ आंसर आएगा ना, उस आंसर के अंदर जितनी भी T1 T2 की टर्म्स है ना, वो हमेशा डिफरेंस में आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अगर कहीं अलग से T1 T2 एग्जिस्ट कर गया तो वो स्टेशनरी नहीं बचेगा। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं स्टेशनरी के बाद वाइड सेंस स्टेशनरी। तो वाइड सेंस स्टेशनरी कब बोला जाएगा? अच्छा, इसको दूसरा मीनिंग पता है क्या बोलते हैं इसको? ये जो मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई कि आंसर के अंदर T2 माइनस T1 या फिर T1 माइनस T2 की फॉर्म में ही T1 T2 एग्जिस्ट करने चाहिए, इंडिपेंडेंटली कहीं एग्जिस्ट ना करे। इसको दूसरा ये भी बोलते हैं कि आर ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मस्ट बी द फंक्शन ऑफ टाउ ओनली। मतलब इन दोनों के डिफरेंस का फंक्शन होना चाहिए। T1 T2 शुड नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, T1 और T2 कहीं पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपके पास जो प्रोसेस बनेगी वो क्या बनेगी? स्टेशनरी बनेगी। अभी एग्जांपल करें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बात होती है फिर नेक्स्ट किसकी? वाइड सेंस स्टेशनरी की। वाइड सेंस स्टेशनरी के अंदर क्या होता है? वाइड सेंस स्टेशनरी किसको बोलते हैं? ये कहता आपने इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके पास अगर किसी रैंडम प्रोसेस के अंदर इंसैम्बल मीन जितने भी इंसैम्बल मीन है वो सारे के सारे बराबर आ रहे हैं, सारे के सारे क्या आ रहे हैं? बराबर, इंसैम्बल मीन। दूसरा, ये तो सिर्फ फर्स्ट मीन था, ये फर्स्ट मोमेंट था। अगर वो बोलता सेकंड की बात करो, ई ऑफ सेकंड मतलब ई ऑफ x1 x2, ई ऑफ x1 x2 ये बराबर आना चाहिए ई ऑफ x2 x3, ठीक है, और ये बराबर आना चाहिए ई ऑफ x3 x4। मतलब जितने भी डबल डबल के पेयर बना सकते हो वो सारे के सारे क्या आने चाहिए? कांस्टेंट, और ये भी क्या थे? कांस्टेंट। तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनरी, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनरी, कि सिर्फ मीन की बात हुई, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर स्टेशनरी। तो अगर कोई प्रोसेस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनरी भी है और सेकंड ऑर्डर स्टेशनरी भी है, और उसके साथ साथ आर एक्स एक्स T1 T2 इज द फंक्शन ऑफ ओनली टाउ नॉट T1 T2 इंडिपेंडेंटली। वही पहले वाली सेम, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन नहीं है T1 T2 का, बट उनके डिफरेंस का फंक्शन है, ये तीन कंडीशन अगर फॉलो रहेंगी, उस प्रोसेस को बोल देंगे वाइड सेंस स्टेशनरी। आपको क्लियर हो रहा है? वाइड सेंस स्टेशनरी। तो बस स्टेशनरी की एक और कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई, सेकंड। स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी में पता क्या है? ये तो है ही है। इसके साथ साथ x1 x2 x2 x3 जितने भी पॉसिबल होता है ना, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर, हर तरीके से सारे के सारे क्या आने चाहिए? कांस्टेंट। पहले तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई x1 इज इक्वल टू सारे बराबर ई xn तक, और ई किसके इक्वल? कांस्टेंट के इक्वल। पहली चीज़ कांस्टेंट के इक्वल। दूसरा ई x1 x2, ठीक है, इज इक्वल टू ई x2 x3, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आने चाहिए? कांस्टेंट। फिर x1 x2 x3, ये इसका मतलब होता है कि
nth ऑर्डर स्टेशनरी, इसको बोलते हैं nth ऑर्डर स्टेशनरी। जैसे ये था फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनरी, ये था फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनरी, ये था सेकंड ऑर्डर स्टेशनरी, और ये तो RxS, ये तो सभी के अंदर होना चाहिए। तो पॉइंट ये वाइट साइंस स्टेशनरी के लिए सिर्फ 2 तक बहुत है, 2 तक मान लेते हैं। और अगर स्ट्रिक्ट साइंस स्टेशनरी बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट साइंस स्टेशनरी, तो आपके पास जितने भी टाइप के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना, सभी का जो मीन है वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और फाइनली ये कंडीशन तो है ही है, ये तो सभी के अंदर है कि T1, T2 जो है, T1, T2 दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ टाउ ओनली, ठीक है, टाउ ओनली, T1 T2 का इंडिपेंडेंट। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस बोलेंगे। अभी पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया है। अभी मैं सिर्फ थ्योरी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट होता है इर्गोडिक। इर्गोडिक प्रोसेस उसको बोलते हैं कि आपने क्या किया, EX निकाला, क्या निकाला, E ऑफ एक्स, और एक तो होता है E ऑफ एक्स ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब इंसेंबल मीन, इंसेंबल, एक आपने निकाला इंसेंबल मीन, और एक आपने निकाल दिया टाइम मीन, ठीक है। ये इसको स्मॉल xt ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, इसको xt लिख दिया, ये टाइम मीन लिख दिया, तो या टाइम एवरेज ऐसे लिख देंगे, टाइम एवरेज। तो अगर आपके पास किसी रैंडम प्रोसेस के अंदर उसका इंसेंबल मीन, हर इंसेंबल मीन, ध्यान रखना, हर कोई इंसेंबल मीन और हर कोई टाइम एवरेज मतलब जैसे आपके पास 3 प्रोसेस है, 1 2 और ये 3, सभी का टाइम एवरेज और सभी का इंसेंबल मीन अगर वो इक्वल आएंगे ना सारे के सारे, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं इर्गोडिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इर्गोडिक प्रोसेस। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आता, अब देखो आपको सभी का मीनिंग क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन से इनको प्रूव करेंगे कि कौन इर्गोडिक है, कौन वाइट साइंस स्टेशनरी है, चेक करेंगे है कि नहीं, तो आपको और मजा आएगा। अभी आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि कंडीशन कैसे चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि स्टेशनरी की क्या कंडीशन है, WSS की क्या कंडीशन है, SSS की क्या कंडीशन है, और इर्गोडिक की क्या कंडीशन है, ठीक है। आपको कंडीशंस क्लियर हुई, ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको थ्योरी समझ में आई, आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जिसके अंदर हम इनकी इलस्ट्रेशन करेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा एग्जैक्टली कैसे डील करना होता है, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना।